आप सभी को नमस्कार और आपका बैंकिंग गाइड चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं संजय कुमार तिवारी और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर जो एग्रीकल्चर की स्कीम है वो हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। ये काफ़ी समय से ये स्कीम है, लगभग अगर मैं याद करूं तो 1998 से ये इंट्रोड्यूस हुई थी और तब से कुछ कुछ इसमें चेंजेस भी लाए गए हैं। लेकिन ये 1998 से अभी तक सबसे पॉपुलर स्कीम रही है फार्मर्स के बीच भी, और इवन गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट भी आप दिखेगा हर बजट में कुछ ना कुछ किसान क्रेडिट कार्ड पे बोलती है, कुछ इंट्रोड्यूस करती है नई चीज़ें। तो चलिए हम देखते हैं, इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो किसके लिए दिया जाता है, किस काम के लिए दिया जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि दो तरह का इसमें हम देते हैं लोन। एक शॉर्ट टर्म देते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट बोलते हैं, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट किस काम के लिए देते हैं, तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। मेन काम जो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है। अब क्रॉप कल्टीवेट होगा तो नेचुरली उसका पोस्ट हार्वेस्ट खर्चे जो होंगे किसान के, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, क्योंकि वो उसको मार्केट करने के लिए प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन होगा। फिर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फार्मर का वो भी इसमें हम देते हैं, एंड वर्किंग कैपिटल भी हम देते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ अलाइड एक्टिविटीज़, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी। वैसे इसके लिए अलग से भी एक स्कीम आ गई है अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, बट जो पहले थी उसमें ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट में वर्किंग कैपिटल फॉर अलाइड एक्टिविटीज़ भी शामिल था। अभी लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो जो भी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है फार्मर का, जिसमें समय लगेगा, तो उसको इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बोलते हैं हम। और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट में जैसे कि उसको पंप सेट खरीदना है, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़, पाइपलाइन, पावर टीलर, ट्रैक्टर, स्प्रेयर, मिल्च एनिमल, तो ये तमाम चीज़ें, व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट है किसान का, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में आएगा। तो ये दोनों के दोनों, शॉर्ट टर्म क्रेडिट एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट, दोनों मिला के हम किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाते हैं। कैसे लिमिट बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम चलते हैं जो किसको दे सकते हैं। तो नेचुरली ऑल फार्मर्स, इंडिविजुअल्स, जॉइंट बॉन्ड ऑफ बोरोअर्स हु आर ओनर कल्टिवेटर्स, ठीक है। इसके अलावा हम टेनेंट फार्मर्स, ओरल लेसी और शेयर क्रॉपर्स को भी देते हैं। क्योंकि ओरल लेसी इसलिए क्योंकि गांव में ज़्यादातर जो लीज होते हैं वो मौखिक होता है। कोई लिखित एग्रीमेंट, ज़मीन के मालिक और जो उसके ज़मीन पे खेती कर रहा है उसके बीच में कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होता, इसीलिए ओरल लीज बोलते हैं, इसलिए ओरल लेसी। एंड शेयर क्रॉपर्स, जो आप देखते होंगे गांव में क्रॉप जो होता है उसमें जो ज़मीन का मालिक है और जिसने जोत किया है, दोनों के बीच में क्रॉप की शेयरिंग होती है, तो उसको शेयर क्रॉपर बोलते हैं। तो इनको भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा SHG, JLG और फार्मर्स, जो फार्मर जो है ग्रुप बना के, कौन से फार्मर्स ग्रुप बनाएंगे, तो जो टेनेंट और शेयर क्रॉपर्स हैं, क्योंकि उनकी अपनी लैंड तो है नहीं, तो सिक्योरिटी के तौर पे एक तरीके से जो ग्रुप होगा उसका पीयर प्रेशर ही बैंक के लिए सिक्योरिटी का काम करेगा। तो ये ग्रुप के तौर पे भी उनको दिया जा सकता है, ठीक है। अभी मैं ये जो भी चर्चा करने वाला हूँ, इसमें जो भी कंटेंट्स है वो मैंने RBI के सर्कुलर से लिया है, और उस सर्कुलर का मास्टर सर्कुलर है डेटेड 4 जुलाई 2018। इसके बाद का मुझे मास्टर सर्कुलर मिला नहीं, तो मुझे लगता है कि RBI का लेटेस्ट यही मास्टर सर्कुलर है इस पर मेरी जानकारी में। अगर इसके बाद कोई आया हो तो मेरी त्रुटि है, आप लोग कमेंट में डाल के दीजिएगा, तो मैं इसको आगे फ्रेश बना दूंगा एक नया वीडियो। तो फिलहाल ये जो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि जो भी खेती करता है उसके लिए हम देते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम लोन का लिमिट करते हैं। तो जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है उसकी लिमिट के लिए हम स्केल ऑफ फाइनेंस लेते हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस कौन देता है, तो DLTC। DLTC का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी है वो तय करती है कि एक फसल का स्केल ऑफ फाइनेंस, मतलब कितना खर्चा आएगा एक फसल को प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर करने में, तो वो DLTC देती है।
और हम बैंकर्स क्या करते हैं कि उस स्केल ऑफ फाइनेंस को सिंपली जितना एरिया में किसान खेती करने वाला है उस फसल को, मान लो कि धान की खेती करने वाला है 5 एकड़ में और स्केल ऑफ फाइनेंस 10,000 का है, तो हमारा सिंपली हो जाएगा ये प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 5 × 10,000, तो 50,000 रुपया हमारी लिमिट बन जाएगी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस की। अब उस लिमिट पे हम क्या करते हैं कि किसान का रिपेयर्स मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के नाम पे जो फार्म एसेट्स हैं उसके नाम पे और 20% ऐड कर देते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंसेस के नाम पे और 10%, तो ये ऐड कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो परसेंटेज है ये मिनिमम है जो आरबीआई ने दिया है। अभी क्या है कि कई बैंक्स इससे ज़्यादा भी देते हैं, उसमें आरबीआई ने कोई रोक नहीं है। कुछ बैंक हैं जो इसमें कंजम्पशन के लिए 10 के बजाय 20%, 25%, इवन रिपेयर्स के लिए भी 25%, 30% भी देते हैं। तो बैंक टू बैंक ये वेरी कर सकता है, बट दिस इज़ द मिनिमम जो आरबीआई की तरफ से है, जो कम से कम बैंकों को तो देना ही है। और इसके अलावा जो चौथी चीज़ हम ऐड करते हैं प्रोडक्शन लाइन ऑफ क्रेडिट में, वो है प्रीमियम फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, हेल्थ एंड एसेट इंश्योरेंस। तो अगर मान लो क्रॉप इंश्योरेंस आने वाला है या एसेट जो हम फाइनेंस करें उसका इंश्योरेंस है, तो प्रीमियम भी हम लिमिट के तौर पे दे सकते हैं, ये इसमें प्रावधान है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मिला के हमारी प्रोडक्शन लाइन ऑफ क्रेडिट बनेगी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट लाइन ऑफ क्रेडिट, जो मैंने कहा लॉन्ग टर्म एसेट्स जो फार्मर लेगा, तो उसमें जो यूनिट कॉस्ट ऑफ एसेट जो प्रपोज टू बी एक्वायर्ड है, और उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ ऑलरेडी फार्मर कर रहा है, फिर बैंक्स जजमेंट ऑन रिपेमेंट कैपेसिटी, उसके लिए डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट जो है अपना रूल्स रखे हैं कि किस तरह से रिपेमेंट कैपेसिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो उसके हिसाब से रिपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट लाइन ऑफ क्रेडिट की लिमिट तय करते हैं, एंड प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट के आधार पे ये लिमिट तय होती है नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और ये दोनों को मिला के, अब देखिए किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट क्या होगा, जिसको हम मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट भी बोलते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट ईयर की लिमिट निकालेंगे और उसमें जो है हम और 50% ऐड कर देंगे, एज्यूमिंग 10% कॉस्ट एलेक्ट, तो हर साल 10% हम उसकी लिमिट बढ़ाते रहेंगे। तो उसको जोड़ के हम पहले ही साल जो है वो लिमिट हम तय कर लेते हैं, इसलिए कि बार बार डॉक्यूमेंटेशन ना करना पड़े। और फिर हम क्या करते हैं कि ड्राइंग पावर हर साल 10% बढ़ा देते हैं। तो लिमिट हमारी मान लो कि 1 लाख रुपए आया पहले साल, तो हम 1.5 लाख रुपए की लिमिट बना देंगे और फिर हर साल 10% रिलीज़ करते रहेंगे, डीपी बढ़ाते रहेंगे। और प्लस इसमें जो है हम एस्टिमेटेड लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट जो है ये हम ले लेते हैं, तो ये दोनों को मिला के हमारा क्रेडिट कार्ड लिमिट बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे। अब एक एग्जांपल लेके, ये भी मैंने आरबीआई के सर्कुलर से ही लिया है एग्जांपल, कि मान लो हमारा कोई किसान है जिसका 10 एकड़ ज़मीन है और वो 10 एकड़ में देखिए 5 एकड़ में पैडी करता है, 5 एकड़ में ग्राउंडनट करता है और 5 एकड़ में शुगर केन करता है। अभी आप बोलेंगे कि 10 ही एकड़ में 15 एकड़ आप बता रहे हैं, तो क्या होता है कि पैडी जो है शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, तो 2 फसल कर लिया उसने 5 एकड़ में, और शुगर केन लॉन्ग टर्म है तो 1 फसल उसने किया। अभी देखिए स्केल ऑफ फाइनेंस प्लस क्रॉप इंश्योरेंस मिला के कह रहे हैं कि 11,000 रुपया पैडी का आएगा, ग्राउंडनट का 10,000 आएगा और शुगर केन का 22,000। ये सब एजम्पशंस है माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड। ये मैंने कहा ना कि ये जो स्केल ऑफ फाइनेंस है इट इज़ गिवन बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी, मतलब एक ही स्टेट में स्केल ऑफ फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी कर सकता है, बिकॉज इट इज़ डिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, नॉट बाय स्टेट लेवल कमिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, और ये तो मैं बिल्कुल एजम्पशन है जो आरबीआई के सर्कुलर में दिया उसके आधार पर चल रहा हूँ। दिस इज नॉट द करंट स्केल ऑफ फाइनेंस रेट, प्लीज डोंट टेक इट, दिस इज जस्ट एन एजम्पशन, जस्ट एक एग्जाम्पल समझाने के लिए कि लिमिट कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये हमको स्केल ऑफ फाइनेंस मिल गया और ये हमको मिल गया कि कितने एकड़ में ज़मीन होता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो बता रहा है कि वो एक डेयरी यूनिट 1+1 मतलब 2 कैटल का डेयरी यूनिट करेगा, और उसमें यूनिट कॉस्ट 1 कैटल का 50,000 है, मतलब 2 कैटल लेगा तो 1 लाख रुपया होगा। फिर वो ट्रैक्टर खरीदना चाहता है जिसका यूनिट कॉस्ट 6 लाख रुपया। ठीक है, तो ये हमारा एजम्पशंस है। अभी एजम्पशंस पे हम देखते हैं कि क्रॉप लोन कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे। तो क्रॉप लोन कंपोनेंट में चूंकि 5 एकड़ पैडी, 5 एकड़ ग्राउंडनट और 5 एकड़ शुगर केन है, तो 5 × 11 55 हो गया 55, फिर 5 × 10 50, तो 1 लाख
5,000 हो गया। देन शुगर कैन 5 इंटू 22, 1,10,000, तो 2,15,000 रुपया हमारा जो है क्रॉप लोन कंपोनेंट में ये तीनों का स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से लिमिट आ गया। अब मैंने कहा था कि 10% हम कंजम्पशन और 20% फार्म मेंटेनेंस ऐड करेंगे, तो इसका 10% 21,500 हुआ और इसका 20% 43,000 हुआ, तो दोनों ऐड करके अब ये हमारा टोटल क्रॉप लोन लिमिट फॉर फर्स्ट ईयर आ गया। अभी मैंने क्या कहा था कि ये तो हमारी लिमिट फर्स्ट ईयर की बनी, लेकिन हम पहले ही साल अगले 5 साल का लिमिट निकाल लेंगे 10% बढ़ा के, और वो हम उतने का डॉक्यूमेंटेशन करा लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि बार बार हमको डॉक्यूमेंटेशन हर साल नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि हर साल हम 10% बढ़ा के देने वाले हैं। तो ये हमारा पहले साल का निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए 279,500 है, इस 279,500 में सेकेंड ईयर का 10% ऐड करेंगे, तो 279,500 का 10% 27,950 ये ऐड कर दिया, तो ये इतना हो गया। फिर वैसे ही थर्ड ईयर में 10%, फोर्थ ईयर में 10% एंड फिफ्थ ईयर, तो ओवरऑल हमारी लिमिट इतनी आ गई 5 साल बाद की। तो इतने का हम डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे शॉर्ट टर्म लोन के लिए। ये हमारा क्रॉप लोन कंपोनेंट आ गया। अब इसमें क्या है कि पहले साल हम रिलीज करेंगे इतना ही, और साल दर साल हम इसको बढ़ाते रहेंगे। लेकिन ये कब बढ़ाएंगे? जब हमारा क्रॉप लोन, जब हमारा बीकेसीसी लिमिट सही से चल रहा होगा। अगर नहीं सही से चल रहा है तो ये इंक्रीज फार्मर को हम नहीं दे पाएंगे। तो फार्मर को अगर इसका लाभ लेना है तो उसको खाता को रेगुलर रखना पड़ेगा। अब आते हैं कि टर्म लोन कंपोनेंट। तो टर्म लोन कंपोनेंट में हमने कहा था कि डेयरी यूनिट है 50,000 की, एक गाय या भैंस है तो 1 लाख रुपया वो हो गया, और ट्रैक्टर का तो ये 7 लाख रुपया ये हो गया। ये सिंपली यहाँ पे ले लिया गया है, बट ऑफ कोर्स जो बैंक के गाइडलाइंस होंगे उस हिसाब से आप असेसमेंट करेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे, वो सब देखेंगे आप यहाँ पे। तो हम जस्ट इसमें एजम्पशन किए हैं कि 7 लाख हमारा टर्म लोन हो गया और 4,09,000 ये हो गया, तो 7,4 11,09,000, तो ये हमारी किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बन गई। सो दिस इज हाउ लिमिट इज कैलकुलेटेड। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। अभी क्या करते हैं कि वो जो लिमिट हमने बनाया है, तो शॉर्ट टर्म का अलग खाता खोलते हैं जिसको कि हम कैश क्रेडिट लिमिट कम सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, और टर्म लोन का अलग खाता खोलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि डिसबर्स कैसे करते हैं। तो जो कैश क्रेडिट कंपोनेंट है वो रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट कम सेविंग्स अकाउंट। ये कम सेविंग्स अकाउंट इसलिए है कि हम आगे बताएंगे कि इसमें जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो इस पर हम सेविंग्स का रेट देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा एक और अपील है आप लोगों से कि जब आप किसान का को वही जो उसका बीकेसीसी अकाउंट, किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, उसी को आप केसीसी अकाउंट को ही सेविंग्स अकाउंट की तरह ऑपरेट करने दीजिए। उसके पास जो भी सरप्लस पैसा आता है उसमें जमा करे, फिर उसके पास कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, वो कार्ड से जहाँ से मन करेगा निकालता रहेगा। तो क्या होगा कि आपका जो है खाता रिवॉल्व करता रहेगा, और उसमें आपको फिर किसान के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा रिकवरी के लिए। तो वो ऑपरेशन थ्रू ब्रांच कर सकता है, थ्रू चेक कर सकता है, थ्रू एटीएम डेबिट कार्ड कर सकता है, थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कर सकता है, थ्रू पॉस कर सकता है शुगर मिल वगैरह में, थ्रू पॉस अवेलेबल इन इनपुट डीलर्स, या मोबाइल बेस्ड ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है उसके थ्रू किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म लोन नेचुरली वो इंस्टॉलमेंट जैसा आपने बांधा होगा, मान लो अब कोई कंस्ट्रक्शन के लिए है तो जिस तरह से किस्तों में पैसा उसको देना होगा वो हम देंगे, तो उसका डिसबर्समेंट टर्म लोन का अलग होगा, और ये अलग से कैश क्रेडिट कम सेविंग्स अकाउंट खुलेगा। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने ज़्यादा इसमें नहीं दिया है क्योंकि बैंक टू बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है, बट मैंने सिंपली ये जो कॉमन है, जैसे 3 लाख रुपए तक क्रॉप लोन अगर होगा तो 7% उस पर है, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट सबवेंशन। तो इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट देती है तो हम उसको 7% पे देते हैं। इसके अलावा जो मैंने कहा कि एग्रीकल्चर में सिंपल इंटरेस्ट लगता है अप टू रिपेमेंट ड्यू डेट, और तीसरा जो है सेविंग्स बैंक रेट उसको मिलेगा उसके क्रेडिट बैलेंस पे। तो अगर किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट में ही वो अगर क्रेडिट बैलेंस मेंटेन करता है तो उसको आप 4% पे ही रख सकते हैं। देन नो पेनल इंटरेस्ट अप टू 25,000, तो 25,000 तक के लिमिट में कोई हम पेनल इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है।
अभी चलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, जो मैंने कहा कि 3 लाख तक हम 7% पे देते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट बैंक्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए 2% इंटरेस्ट सबवेंशन भी देती है। एडिशनल फार्मर को ये पैसा मिलता है 3%, जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। तो ये 2% तो बैंक को मिलता है, लेकिन ये 3% फार्मर के खाते में क्रेडिट हो जाता है अगर उसने टाइमली जो है खाते का रोल ओवर किया है। मतलब जो उसका ड्यू डेट था तब उस ड्यू डेट तक अगर उसने रोटेशन कर दिया है, जितना उसने पैसा लिया था अपने किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट का जो कैश क्रेडिट कंपोनेंट है उसमें, वो अगर जमा कर देता है तो खाते का अगर रोटेशन टाइमली होता रहेगा तो इसको 3% का एडिशनल लाभ, मतलब अगर 3 लाख तक की लिमिट है तो फार्मर को तो सिर्फ 4% पे लोन मिल रहा है 3 लाख तक। ठीक है, इसके लिए आधार लिंकेज मैंडेटरी है। एंड इसमें क्या होगा कि जो कंजम्पशन लिमिट कंपोनेंट है, क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि हम कंजम्पशन लिमिट भी इसमें देते हैं, तो कंजम्पशन लिमिट कंपोनेंट जो है उसको अलग कर देना होगा, खाली क्रॉप लोन पार्ट पर ही इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। एंड इसीलिए लिखा है कि सबवेंशन टू बी चार्ज ओनली ऑन क्रॉप लोन कंपोनेंट, नॉट ऑन कंजम्पशन लिमिट। तो ये है इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में। देन कमिंग टू सिक्योरिटी, तो अभी जो लेटेस्ट आरबीआई की गाइडलाइंस है, तो 1,60,000 तक अप टू 1,60,000 नो कोलेट्रल एंड अबव 1,60,000 कोलेट्रल सिक्योरिटी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक। को बैंक के ऊपर छोड़ा है कितना क्या कोलेट्रल लेना है नहीं लेना, बट दिस इज इन केस ऑफ नॉन टाई अप अरेंजमेंट। अब कई जगह पे क्या होता है कि जो हम एग्रीकल्चर लोन देते हैं वहाँ टाई अप अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल वी आर फाइनेंसिंग टू शुगर कैन फार्मर एंड ही इज हैविंग टाई अप अरेंजमेंट विद शुगर मिल, तो जहाँ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जैसा होगा वहाँ पे 3 लाख तक विदाउट कोलेट्रल वी कैन गिव एंड अबव 3 लाख कोलेट्रल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक। ठीक है, देन कमिंग टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर किसान क्रेडिट कार्ड, तो इसीलिए मैंने इसमें शामिल किया है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज अवेलेबल फॉर नोटिफाइड क्रॉप्स इन नोटिफाइड एरिया। तो जो भी फार्मर जो नोटिफाइड क्रॉप्स कर रहे हैं नोटिफाइड एरिया में, वो हर साल सर्कुलर आता है जिसमें नोटिफाइड क्रॉप्स होते हैं और कौन सी नोटिफाइड एरिया वो भी आता है, और वो जो प्रीमियम है वो फार्मर के खाते से लिया जाता है। और आपने देखा होगा कि जब हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें ये प्रीमियम भी हमने जोड़ लिया था। और उसके अलावा जो फार्मर का डिटेल्स है और प्रीमियम रेमिटेड डिटेल्स है वो भी पोर्टल पे अपलोड होता है। ये सारी डिटेल्स जो है पोर्टल पे जाती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पोर्टल है। अब इसमें क्या है कि अभी पहले क्या था कि इट वाज मैंडेटरी, लेकिन बहुत सारा जब फार्मर्स ने कहा कि नहीं हमको नहीं लेना है और हमारा फालतू का प्रीमियम जाता है और ये वो, कई फार्मर्स जो है खुश नहीं थे, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है एक ये नया चीज़ शुरू किया, ऑप्ट आउट मोड। अगर किसान नहीं चाहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाना तो वो चाहे तो ऑप्ट आउट कर सकता है, लेकिन अगर वो ऑप्ट आउट करेगा तो बैंक हैज़ टू ऑब्टेन साइन डिक्लेरेशन फ्रॉम द फार्मर एंड दैट हैज़ टू बी डन 7 days बिफोर एनरोलमेंट कट ऑफ डेट। क्योंकि आपको पता होगा कि जो क्रॉप्स नोटिफाइड क्रॉप्स का जो हम इंश्योरेंस लेते हैं उसका कट ऑफ डेट होता है कि उसके पहले आपको बीमा ले लेना है, नहीं तो फिर बाद में बीमा नहीं ले पाएंगे। तो कट ऑफ डेट से 7 दिन पहले अगर किसान ने साइन डिक्लेरेशन दिया है और उस डिक्लेरेशन को आपको एक्नॉलेज भी करना है, मतलब फार्मर से एक कॉपी लेके एक कॉपी उसको एक्नॉलेज करके दे देना उसके रिकॉर्ड के लिए, और उसके साइन डिक्लेरेशन के बिना हमको कंपल्सरीली कवर लेना है। मतलब ये है कि अगर बैंक ने कवर नहीं लिया है और साइन डिक्लेरेशन भी नहीं है तो बैंक ऑफिशियल विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इसीलिए डिक्लेरेशन लेना, ऑप्टिंग इन एंड ऑप्टिंग आउट का डिक्लेरेशन फार्मर से ले लीजिए, एंड दैट डिक्लेरेशन हैज़ टू बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड ऑन KCC एंड PMFY पोर्टल्स। उन पोर्टल्स पे आपको इस डिक्लेरेशन को अपडेट भी करना है। और जो इंश्योरेंस प्रीमियम है इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, तो खरीफ क्रॉप्स के लिए 2% है, मतलब जितना उसका क्रॉप लोन कंपोनेंट होगा उसका जो भी अमाउंट होगा उसका 2% हमको प्रीमियम देना होगा। रबी का 1.5%, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का 5%। तो लेकिन ये जो है अगर जिन फार्मर्स का सब स्टैंडर्ड हो गया है उनको लोनी फार्मर, क्योंकि ये लोनी फार्मर्स के लिए मैंडेटरी है, तो अगर लोनी फार्मर नहीं कंसिडर किया जाएगा
तो उनको अगर वो बीमा लेना चाहते हैं तो उनको नॉन लोनी फार्मर के रूप में हम कंसिडर करके बीमा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि लोनी फार्मर से नहीं, कोई नॉन लोनी फार्मर भी बीमा लेना चाहता है तो उसको हम उसका लाभ दे सकते हैं। और इसके बाद क्या रिस्क कवर होता है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि बेसिक कवर है वो तो सभी को अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ एड ऑन कवर भी है। तो बेसिक कवर में आप देख सकते हैं कि ड्रॉट, ड्राई स्पेल, फ्लड, इनंडेशन, वाइड स्प्रेड पेस्ट, डिजीज अटैक, लैंडस्लाइड, नेचुरल फायर। अब यहाँ देखिए नेचुरल फायर लग गया, मतलब क्या है, किसी ने मान लो किसी खेत में आग लगा दी तो वो इसमें कवर नहीं होगा। नेचुरल फायर होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से, कहीं मान लो ड्यू टू लाइटनिंग लिखा है या स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल एक्सक्लूजन्स में वॉर अगर हो गया या न्यूक्लियर कोई रिस्क हो गया या मलिशियस डैमेज है, मैंने कहा ना किसी खेत में किसी ने जानबूझ के आग लगा दिया तो मलिशियस डैमेज होगा, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। मतलब ये नेचुरल कारणों से अगर फसल का नुकसान होता है तो वो इसमें कवर होगा, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर कोई किसान टाइमली रोल ओवर करता है अपना किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट तो उसको फ़ायदे क्या मिलते हैं। हम सब बैंकर्स को पता है कि क्या फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक आपकी जानकारी के लिए मैं रिट्रेट कर दूँ। पहला फ़ायदा तो ये मिलेगा कि उसको 10% हर साल जो है ड्राइंग पावर बढ़ता रहेगा, तो वो लाभ मिलेगा। तो मान लो इसमें उसने ब्याज भी दिया, ब्याज के साथ पैसा लौटाया, तो हो सकता है कि जितना ब्याज दिया उससे ज़्यादा उसको रिटर्न मिल जाएगा जब 10% आप इंक्रीज देंगे तो। दूसरा कि इंटरेस्ट सबवेंशन उनको 3% का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मिल जाएगा फार्मर को, 4% पे ही उसको मिल जाएगा। तीसरा कि उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कवर मिल जाएगा। और उसके बाद अगर लेट रिपेमेंट होता है तो पहला तो क्या है कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट ड्यू डेट तक लगता है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चालू हो जाएगा खाते में। दूसरा कि रिपेमेंट इंसेंटिव नहीं मिलेगा, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव। और तीसरा कि आप उसका डीपी कर देंगे 0 क्योंकि वो डिफ़ॉल्टर हो गया, और रिकवरी प्रोसेस आप इनिशिएट कर देंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो रेगुलर अकाउंट होंगे उसमें फार्मर्स को फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। खाली ये है कि हम लोग उनको एजुकेट करें प्रॉपर, और प्रॉपर तरीके से करें तो किसान क्रेडिट कार्ड इज़ एक्सीलेंट स्कीम फॉर फार्मर्स and for bankers also. So my dear friends, with this, thank you very much, and I hope you all are liking the videos I am uploading, and if you are really liking them, then please press the like button, share the videos with your friends, and let everybody take advantage of the labor I am putting to make these videos. Thank you, thanks a lot.